गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी में हम इंडियन ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। और इंडियन ज्योग्राफी के तहत हम अध्ययन कर रहे थे जनसंख्या का। भारत की जनसंख्या का अध्ययन हम कर रहे हैं, ठीक है। और जनसंख्या संबंधित कुछ आंकड़ों को देखेंगे हम कि जनसंख्या क्या है क्या नहीं है। हमने पिछली कक्षा में देख लिया था, ये जनसंख्या की वृद्धि देख ली थी हमने। कौन कौन सी जो काल थे 1901 से 2011 तक के हमने काल देख लिए थे कि किस काल में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी और किस काल में जनसंख्या धीमी गति से बढ़ी। तो आज की इस कक्षा में हम भारत में जनसंख्या का वितरण पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत में जनसंख्या का वितरण को। भारत की जनसंख्या जो है, एक तरफ तो बहुत ज़्यादा असमान पाई जाती है वितरण उसका, और दूसरी तरफ जनसंख्या बहुत सघन भी पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में कहीं पर विरल है, कहीं पर सघन है और कहीं पे मध्यम प्रकार की जनसंख्या का निवास करती है। अगर विरल जनसंख्या की बात करें तो पश्चिमी रेगिस्तान है, पहाड़ी प्रदेश है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती है। सघन जनसंख्या की बात करें तो उत्तरी का मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदान जिसको बोलते हैं। और अगर मध्यम जनसंख्या की बात करें तो पठारी प्रदेश है भारत का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भारत की जनसंख्या की एक प्रमुख विशेषता क्या है कि उसका वितरण क्या है, असमान है। देश के 5 राज्यों, कौन कौन से 5 राज्य? यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों में देश के 30% क्षेत्रफल पर देश की कितनी जनसंख्या निवास करती है? आधी से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। देश की 50% जनसंख्या इस क्षेत्रफल पर निवास करती है, क्षेत्र पर निवास करती है। इसके विपरीत उत्तरी और उत्तरी पूर्वी 10 राज्य, इनमें कौन कौन से राज्य देखिए मैं आपको गिना देता हूँ। 7 सिस्टर्स तो आप सभी जानते ही हैं, आसाम के दोस्त जितने भी राज्य हैं उन सभी की सीमा लगभग आसाम से मिलती है। और उसके अलावा सिक्किम है और उत्तरी राज्य जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर है, ये सभी राज्य मिलकर के लगभग 5-6 करोड़ जनसंख्या का निर्माण करते हैं, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या आपके आसाम की है और आसाम के बाद फिर जम्मू कश्मीर की है। बाकी सब मिला करके 5 या 6 करोड़ की जनसंख्या निवास करती है। यानी कि इन राज्यों में देश की 16% क्षेत्रफल पर देश की लगभग 5% से भी कम जनसंख्या का निवास है, ठीक है। 5% से भी कम जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक देश की 19.95 करोड़ जनसंख्या। कितनी? 19.95 करोड़। अगर पूरी बात कर ली जाए तो 19,95,81,477 लिख सकते हैं आप। आंकड़ा में लिख देता हूँ यहाँ पर कितनी जनसंख्या, 19,95,81,477 यूपी की जनसंख्या है, जो उस समय पाकिस्तान की जनसंख्या से भी ज़्यादा थी, पूरे पाकिस्तान की जनसंख्या से ज़्यादा थी। इसके अलावा महाराष्ट्र में 11.23 करोड़, लगभग 11,23,72,972, 11,23,72,972 इतनी जनसंख्या कहाँ की थी? महाराष्ट्र की। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा थी। बिहार में लगभग 10.38 करोड़ जनसंख्या वहाँ पर निवास करती थी। आंध्र प्रदेश तेलंगाना का टुकड़ा होने से पहले, क्योंकि आपको मालूम है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों संयुक्त थे 2011 की जनगणना में। तो अगर दोनों को मिलाकर के बात की जाए तो लगभग 8.46 करोड़ जनसंख्या वहाँ पर निवास करती थी। कितनी जनसंख्या थी आंध्र प्रदेश की? 8.46 करोड़ जनसंख्या। और एक राज्य और पश्चिम बंगाल, यहाँ भी लगभग 9.13 करोड़ जनसंख्या, यानी कि 9 करोड़ 13 लाख जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके विपरीत यहाँ देखिए, ये 5 राज्य सघन जनसंख्या यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र है भारत में, ठीक है।
इनके बाद तमिलनाडु और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का नंबर आता है। इसके विपरीत अगर बात की जाए सिक्किम में, यहाँ मात्र 6 लाख जनसंख्या निवास करती है। इससे ज़्यादा जनसंख्या तो हमारे मात्र जयपुर ज़िले में ही है, ठीक है। 6.7 लाख जनसंख्या, गोवा में 14.57 लाख जनसंख्या, मिजोरम में 10.19 लाख जनसंख्या निवास करती है, जो बहुत कम है, ठीक है। तो ये जनसंख्या का वितरण है भारत में। इसी को असमानता कहते हैं कि एक राज्य में बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, दूसरे राज्य में बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। इसी को जनसंख्या का वितरण कहते हैं और असमान वितरण है। आंकड़े आप याद रखेंगे। देश के टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं जनसंख्या के मामले में? पहले नंबर पर है आपका उत्तर प्रदेश, और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पर कौन सा है? बिहार है। इन तीनों राज्यों में देश में 10 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। इसके विपरीत सिक्किम और गोवा और मिजोरम ये ऐसे राज्य हैं जहां लाखों में जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। यानी कि 15 लाख से कम जनसंख्या इन राज्यों में पाई जाती है, ठीक है। चलिए इसके एक आंकड़ा और मैं बता दूं आपको। मैं आपको कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से 13 लाख जनसंख्या रखता है, लेकिन वहाँ क्षेत्रफल उसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा होते हुए भी जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य। आगे बढ़ते हैं हम और आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं। आगे देखिए, कुछ और विशेषताएं देखते हैं भारत की जनसंख्या की। देखिए, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है? ये सभी को मालूम है, नदियों के किनारे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नदियों के मैदानी प्रदेशों में पाया जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि कौन सी नदी है? गंगा नदी और यमुना नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, आसाम की बात कर लेते हैं, और सिंधु नदी हालांकि भारत में नहीं बहती ज़्यादा, लेकिन सिंधु नदी के मैदान में पंजाब हरियाणा की बात कर लेते हैं। ये सिंधु नदी का ही कहते हैं, सतलज का मैदान है। तो यहाँ पर देश की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। और अगर अन्य राज्यों में नदियों की बात करें तो वहाँ भी ऐसा ही मामला है, ठीक है। हालांकि दक्षिण की जो नदियाँ हैं वो कगार में बहती है, मैदान नहीं बनाती है ज़्यादा। इसके बाद देखते हैं, जबकि पर्वतीय जो क्षेत्र है, मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, वहाँ पर विरल जनसंख्या, बहुत कम जनसंख्या का निवास है। यूपी में देश की 16% जनसंख्या पाई जाती है। महाराष्ट्र और बिहार में देश की 9% जनसंख्या का निवास है, ठीक है। यानी कि इन 3 राज्यों में 18 और 16 कितने होते हैं? 34% जनसंख्या इन 3 राज्यों में निवास करती है, ठीक है। देश की 34% जनसंख्या इन 3 राज्यों में निवास करती है, जो असमानता को दर्शाता है भारत की। सन 2011 की जनगणना के अनुसार, सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या कुल कितनी है? 1,21,01,93,422 है, ठीक है। 121 0 193 और 422 ये मोबाइल नंबर के रूप में आपको याद रखना है। देखिए, पूरे 10 अंक है इसमें, और ये मोबाइल नंबर के रूप में आपको याद रख लेना है। अगर याद रखो तो, नहीं तो आने वाले कुछ दिनों में नया आंकड़ा आ जाएगा। यानी कि 2021 की जनगणना आने वाली है, ठीक है। उसके आंकड़े हमको याद रखने होंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जनसंख्या घनत्व कितना है, ये भी याद रख लीजिएगा। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसको कैसे निकालते हैं गुरुजी? देखिए, इसको ऐसे निकालते हैं, देश की जनसंख्या कितनी है? 121 0 193 422, ये देश की जनसंख्या है। और इसमें भाग देंगे देश के क्षेत्रफल। अगर हम भारत के क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं 32,87,263, अगर भारत की जनसंख्या में भारत के कुल क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं तो निकल कर के आता है 382। इसी को कहते हैं भारत का जनसंख्या घनत्व। क्या बोलते हैं इसको? जनसंख्या घनत्व। इसमें क्या निकल के आएगा? ये 382 निकल के आएगा।
यही 382 जनसंख्या का घनत्व कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से जनसंख्या घनत्व निकालते हैं। भारत का प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व जो है प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति वर्ग जो 382 लोग रहते हैं भारत में, यानी कि 1 किलोमीटर का ये दायरा है, 1 वर्ग किलोमीटर इसको कहते हैं। यहाँ भी इसकी जो लंबाई है वो 1 किलोमीटर होना चाहिए। यहाँ भी 1 किलोमीटर, यहाँ भी 1 किलोमीटर, यहाँ भी 1 किलोमीटर। इस 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर देश में 382 लोग औसतन निवास करते हैं, जिसमें भी वितरण में असमानता गजब की पाई जाती है। वो देखिए, अब यहाँ पर देखिए बिहार में सर्वाधिक 1102 लोग पाए जाते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। पश्चिम बंगाल में 1029 है, ये सर्वाधिक है। ठीक है, ये क्या है, सबसे ज़्यादा है। ये आंकड़ा जो दिखाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये आंकड़े भारत की जनसंख्या के संदर्भ में है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत गजब का आंकड़ा है भारत के संदर्भ में। देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ है, बिहार में, जो जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है बिहार। अगर ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं हम, ओवरऑल इंडिया की अगर जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है NCR, उसका जनघनत्व पाया जाता है 11,293। कितना, 11,293 दिल्ली का। ठीक है, लेकिन हम राज्यों के अनुसार बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बिहार का पाया जाता है, उसके बाद पाया जाता है पश्चिम बंगाल का। इन दोनों राज्यों में देश का जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व, वो 1000 से ज़्यादा पाया जाता है। कितने से, 1000 से ज़्यादा। उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं केरल है, तीसरे नंबर पर केरल है, चौथे नंबर पर यूपी है। केरल का पाया जाता है 859 और यूपी का है 828। इन दोनों राज्यों का जनघनत्व भी 800 से ऊपर पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद इतनी ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले राज्य नहीं हैं, 600 वाले भी नहीं हैं, 700 वाले भी नहीं हैं। फिर उसके बाद तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों का नंबर आता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है भारत में। तो भारत के अंदर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ले सकते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देश का सबसे कम जनघनत्व पाया जाता है, जो मात्र 17 है। कितना है, केवल 17 लोग 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर आता है, वो है आपका मिज़ोरम। मिज़ोरम का जनघनत्व कितना है, केवल 52। और अगर तीसरे नंबर की बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर आने वाला राज्य है, उसी का पड़ोसी है सिक्किम, और अन्य जो राज्य हैं वो भी इधर ही पूर्वोत्तर के ही राज्य है जिनका जनघनत्व सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप का जनघनत्व ज़्यादा है। ठीक है, लक्षद्वीप का जनघनत्व पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है अगर बात करते हैं तो। अगर जो द्वीप समूह की यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करते हैं तो लक्षद्वीप का 2013 जनघनत्व है। दमन और दीव का अगर देखा जाए तो सेपरेट दमन और दीव का, उसका 2169 है, ये ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन हमसे इतना नहीं पूछा जाता। और अगर पांडुचेरी का बात की जाए, पुडुचेरी इसको बोलते हैं, 2598, ये और ज़्यादा है। अंडमान निकोबार का बात की जाए तो बहुत कम आ जाता है, 49 नहीं 46। कितना आ जाता है, 46। तो ये आंकड़े हैं। ये आंकड़े को मैं आपको PDF के माध्यम से, किताब के जो आंकड़े हैं उन किताब के आंकड़ों को मैं आपको एक बहुत अच्छे मैप के माध्यम से आपके ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप उसके लिए बेखौफ रहिए। तो ये सभी आंकड़े जो है उनको मानचित्र के माध्यम से मैं आपको, नक्शे के माध्यम से मैं आपको दर्शा दूंगा अच्छी तरीके से। ऑफलाइन जब पढ़ाई होगी हमारी तब भी मैं आपको अच्छी तरीके से बतला दूंगा। अगर हम बात करते हैं लिंगानुपात की तो 940 लिंगानुपात है भारत का। और अगर सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करते हैं
सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर बात कर ली जाए तो देश में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। मैंने आपको बताया था पहले भी, देश में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है केरल का, जो कितना है 1084 है। 1084 लिंगानुपात पाया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर लिंगानुपात देश में पूछ लिया जाता है तो वो है केरल का। किसका है? केरल का। 1084 महिलाएं 1000 पुरुषों पर पाई जाती है। ठीक है, देश का मात्र एक राज्य यही है जिसका लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर 995 के साथ इसी का पड़ोसी राज्य आता है, उसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु का 995 लिंगानुपात पाया जाता है। और अगर इसके बाद बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ है, जो एक औद्योगिक राज्य है, छत्तीसगढ़ का है 991। ठीक है, तो ये देश के टॉप 3 राज्य है जो लिंगानुपात के मामले में पहले। और अगर भारत का बात की जाती है तो भारत का इन तीनों से बहुत कम है, 940 भारत का लिंगानुपात पाया जाता है। 2001 की बात कर लेते हैं। 2001 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 933 था। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में आप अगर बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुडुचेरी है। ठीक है, वहाँ 1038 पाया जाता है। साक्षरता दर की अगर बात कर लेते हैं, लिटरेसी की अगर बात कर लेते हैं देश में, तो साक्षरता के मामले में देश में स्थिति कुछ गंभीर है। मात्र 64.32% साक्षरता देश की पाई जाती है। उनमें से भी 64.32 ये कुल साक्षरता है भारत की प्रतिशत में। उनमें से मात्र 71% लोग जो है आदमी, पुरुष, वो साक्षर है। और महिलाओं के मामले में ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा कम है, जो एक निंदनीय, सोचनीय बात है। ठीक है, लगभग 56.99% अगर लगभग में बात करते हैं तो 57% है, जो बहुत कम है। अगर सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य की बात करते हैं तो वो केरल है। केरल में 93.91% लोग साक्षर है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा 90% से अधिक साक्षरता रखने वाला दूसरा राज्य केवल मिजोरम है, जहाँ 91.58 साक्षरता पाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हैं, ये आंकड़े हमको याद रख लेने होंगे। अगर सबसे कम साक्षरता की बात की जाए तो टोटल सबसे कम साक्षरता बिहार की पाई जाती है, जो केवल 63 है। कितनी है? 63.82। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। और अगर सबसे कम महिला साक्षरता की बात कर ली जाए तो सबसे कम महिला साक्षरता राजस्थान की है। ठीक है, तो ये हमको बातें कुछ है जो याद रखनी होगी। बाकी साक्षरता के संदर्भ में भारत की और कोई बात नहीं है। ये हमने आपको भारत की जनसंख्या से संबंधित कुछ आंकड़े थे, जिनमें हमने घनत्व की बात की, जनसंख्या की बात की, साक्षरता की बात की और लिंगानुपात की बात की। ठीक है, देश के टॉप राज्य भी बताए मैंने आपको और देश के पिछड़े हुए राज्य भी बताए मैंने आपको। इसके बाद देखते हैं भारत की जनसंख्या नीति। भारत की पहली जनसंख्या नीति 1948 में प्रारंभ की गई। जनसंख्या नीति के बारे में बात कर लेते हैं। परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है ये भी प्रश्न, भारत की जनसंख्या नीति के बारे में समझाइए। जनसंख्या नीति से आप क्या समझते हैं, समझाइए। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी प्रश्न के लिए हमको तैयार रहना है। देखिए, भारत की पहली जनसंख्या की गणना 1948 में की गई थी। प्रारंभ में जनसंख्या नीति के अंतर्गत परिवार नियोजन पर बल दिया गया था। जनसंख्या गणना यानी कि जनसंख्या नीति जो बनाई गई थी वो 1948 में सबसे पहले थी। उसके अंतर्गत परिवार नियोजन पर बल दिया गया था, यानी कि परिवार की योजना बनाने का कार्य लोगों को दिया गया था, उसकी बात पर बल दिया गया था। यानी कि कह सकते हैं कि परिवार कल्याण की बात की गई थी कि किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने परिवार का नियोजन करें। देखिए, कोई भी काम करते हैं हम तो योजना बनाना उसके लिए आवश्यक होता है।
कि मान लीजिए हम यहाँ से जयपुर की तरफ जा रहे हैं, तो हम योजना बनाते हैं कि भाई इतने रुपए तो हो सकता है हमारे खर्च हो, इतने रुपए का हमको सामान लेके आना है। तो अगर 500 का सामान हमको लेके आना होता है, 200 रुपये किराया हमारा लग रहा है, तो हम 700 की बजाय 1000 रुपये लेके जाते हैं। हो सकता है कुछ और काम भी आ जाए, है ना। इसी तरीके से जब अन्य कार्यों को करते हैं, शादी भी करते हैं, तो भी हम देखते हैं कि मेहमान इतने आते हैं, 1000 मेहमान बुलाए हैं, 1200 भी आ सकते हैं, तो उसके हिसाब से कुर्सियाँ, खाना वगैरह व्यवस्था करते हैं। लेकिन हम जब बच्चे पैदा करने की बात आती है, तो उस समय नहीं सोचते कि 1 करना है, 2 करना है। ये अब सोचने लगे हैं लोग, क्योंकि अब लोगों में साक्षरता बढ़ी है, लोगों को परिवार नियोजन के बारे में लोगों ने समझा है। पहले ऐसा नहीं था। तो जनसंख्या नीति जो 1948 में लागू की गई थी भारत में, उसमें परिवार नियोजन और परिवार कल्याण की बात कही थी। 1974 में सन बुखारेस्ट में जो जनसंख्या पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसमें विकासशील देशों में जनसंख्या के नियंत्रण हेतु विशेष कदम उठाने की बात की गई थी। ठीक है, बुखारेस्ट हंगरी में है। सन 1976 में भारत में नई जनसंख्या नीति लागू की गई 1974 के बाद, और इसमें क्या कहा गया कि मात्रात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने पर बल दिया गया। मात्रात्मक लक्ष्य का मतलब ये है कि भारत में लक्ष्यों की मात्रा निर्धारित कर ली गई कि भाई 1976 के बाद 1981 तक हमको देश में लिंगानुपात इतना बढ़ाना है, साक्षरता इतनी बढ़ानी है। तो एक आंकड़ा निर्धारित कर दिया गया, वो उसको कहते हैं मात्रात्मक लक्ष्य। ठीक है, इस जनसंख्या नीति को ठीक प्रकार से लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि इस जनसंख्या नीति में जनसंख्या नियंत्रण के बाध्यकारी नियम बनाए गए थे। बाध्यकारी नियम का मतलब ये है कि आपको 1 बच्चा या 2 बच्चा करने के बाद जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, परिवार नियोजन के लिए आपको नसबंदी करना अनिवार्य है। आपको ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाया जाए। इंदिरा गांधी का वो दौर याद आता है, जब आप पूछना बड़े लोगों से कि क्या जुल्म किया गया था लोगों के ऊपर उस वक्त, बहुत ज़बरदस्त जुल्म था। तो उस तरीके की बात जनसंख्या नीति में कही गई थी, तो वही बात है। इसके बाद उसमें क्या है, जनसंख्या जो स्वरूप था उसमें जन्म दर घटने की बजाय तेज़ी से बढ़ गई, क्योंकि ज़बरदस्ती लोगों के साथ की गई थी। उसमें मात्रात्मक के स्थान पर गुणात्मक पहलू पर जोर दिया जाने लगा था। स्थायी बंध्याकरण, ये वाली वही बात है, मैंने अभी आपको बताया था। स्थायी बंध्याकरण, परमानेंट बंध्याकरण के स्थान पर अब शिशुओं के बीच अंतराल पर ध्यान दिया गया। इस हेतु प्रजनन और शिशु के देखभाल की समुचित व्यवस्था और गर्भनिरोधकों के स्वास्थ्य सुविधाओं का बुनियादी ढांचा बनाया गया। इसके लिए मातृ और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम भी लागू किए गए, जो इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, तो वही बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसमें स्थायी, अब इसके बाद देखिए, जो ज़बरदस्ती की गई थी 1976 के बाद, उस ज़बरदस्ती करने का जो नतीजा निकला वो क्या है, जन्म दर घटने की बजाय क्या हुआ, तेज़ी से बढ़ गई, क्योंकि लोग बाग में सब्र का बांध जो था वो टूट गया। और जनसंख्या नियंत्रण के लिए मात्रात्मक जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उनके स्थान पर गुणात्मक लक्ष्य निर्धारित किए गए, गुणात्मक पहलू पर जोर दिया गया। इसमें क्या किया कि स्थायी बंध्याकरण, जिसको कहते हैं परमानेंट नसबंदी, उसके स्थान पर क्या किया गया, अब शिशुओं के बीच अंतराल पर ध्यान दिया गया। भाई कोई बात नहीं, पैदा कर लीजिए, लेकिन शिशुओं के बीच में अंतराल रखिए। 2 बच्चों के बीच में 3 साल का, 4 साल का अंतराल रखिए, और शिशुओं के अंतराल के बाद उनकी देखभाल की समुचित व्यवस्था सरकार ने दी। गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल किया गया, और स्वास्थ्य सुविधाओं, गर्भ निरोधक से आप समझ रहे हो ना, गर्भ निरोधकों से तात्पर्य वे साधन जिनसे गर्भ को रोका जा सके किसी भी तरीके से, और स्वास्थ्य सुविधाओं का बुनियादी ढांचा इसमें बनाया गया। इसके लिए मात्र यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसमें ऐसा मात्रा आएगा। ठीक है, मात्र बोले तो माता, और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किए गए थे, जो इम्पोर्टेंट थे। इसके बाद कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे जनसंख्या नीति 2000। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपसे कल कुछ
जनसंख्या नीति से संबंधित 2000 के आंकड़ों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।